गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महर्षि गौतम विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम भारतीय की जनसंख्या वाले बिंदु पे अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल में हमने जब शुरुआत की तब हमने ये पढ़ा कि विश्व की जनसंख्या, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि मानव और पर्यावरण में अंतर संबंध है। इस अंतर संबंध को ही मानव भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु माना गया। उसके बाद हमने विश्व की जनसंख्या को पढ़ा। अब हम भारतीय जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या में सबसे पहले हम जनसंख्या के वितरण वाले बिंदु पे हमने अध्ययन शुरू किया। जनसंख्या वितरण की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वितरण क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या वितरण कहलाती है। यानी अगर हम कहें किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पे जो पॉपुलेशन रहती है, दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वितरण पूरे कंट्रीज में समान नहीं है। विश्व में भी जनसंख्या का वितरण असमान है और भारत में भी जनसंख्या का वितरण असमान वितरण है। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर नहीं है। अगर हम कहें तो कुछ राज्य जहां पर लगभग 50% पॉपुलेशन रहती है भारत की, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की अगर हम बात करें, यहाँ का क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत अधिक है। साथ ही अगर हम बात करें कुछ ऐसे स्टेट जहां एरिया वाइज बहुत बड़े हैं लेकिन पॉपुलेशन वहां कम है, इसमें अगर हम देखें तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे हिल एरियाज, इसके अलावा हिमालय वाला हिल एरिया, जम्मू कश्मीर के जो पार्ट्स हैं, शिमला वाला, फिर उसके अलावा अगर हम बात करें डेजर्ट पार्ट की तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, क्योंकि प्रतिकूल जलवायु होने के कारण जनसंख्या कम रहती है। ये जनसंख्या का वितरण अगर हम देखें, भारत के कुछ राज्यों में बहुत अधिक जनसंख्या है और क्षेत्रफल बहुत कम है, और बाकी जो जहाँ जलवायु प्रतिकूलता है क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, असमान वितरण है। अब हम नेक्स्ट आज आगे अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या वितरण को नियंत्रण करने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करते हैं। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, नियंत्रण करने वाले कारक, करने वाले कारक, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पॉपुलेशंस को कंट्रोल करते हैं कि इन बिंदुओं को हम पहले लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को, फिर इस पे अध्ययन करते हैं। जलवायु, फर्स्ट जलवायु, सेकंड जो फैक्ट है धरातल, जलवायु, उसके बाद में दूसरा बिंदु है धरातल, धरातल के बाद में है जल प्राप्ति, वाटर अवेलेबिलिटी, जल प्राप्ति, जल प्राप्ति के बाद में चौथे नंबर पे जो बिंदु है, सबसे पहले हमने बात की जलवायु यानी क्लाइमेट, धरातल यानी लैंडफॉर्म, फिर है जल प्राप्ति वाटर अवेलेबिलिटी, और उसके बाद में नेक्स्ट है खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, परिवहन की सुविधा, परिवहन की सुविधा, उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला बिंदु है सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक और राजनीतिक और आर्थिक कारक। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक और राजनीतिक और आर्थिक कारक, राजनीतिक तथा आर्थिक कारक, आर्थिक कारक, यानी ये महत्वपूर्ण 7 बिंदु हैं जो किसी भी देश की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब हम एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि ये किस तरह से कैसे प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वितरण की अगर हम बात करें, सबसे पहला है
जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेट। मानव उसी वातावरण में रहना पसंद करेगा जहां पे अनुकूल जलवायु हो, यानी अनुकूल जलवायु होगी तो अनुकूल जलवायु में जनसंख्या अधिकता, अनुकूल जलवायु में जनसंख्या अधिकता यानी जहां अनुकूल जलवायु है वहां जनसंख्या अधिकता है, वहां पॉपुलेशन अधिक होगी। अगर हम भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश वहां अनुकूल जलवायु है, मध्य प्रदेश अनुकूल जलवायु है, महाराष्ट्र अनुकूल जलवायु है। तो जहां अनुकूल जलवायु है वहां जनसंख्या अधिकता होगी, वहां पॉपुलेशन अधिक रहेगी। और अगर हम कहें जहां प्रतिकूल जलवायु है तो वहां जनसंख्या जो वितरण है वो प्रभावित होगा। अनुकूल जलवायु में अधिक जनसंख्या रहेगी, प्रतिकूल में जनसंख्या कम रहेगी। अगर हम प्रतिकूल जनसंख्या वाले क्षेत्रों की बात करें तो हिमालय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और इसके अलावा ये जो अनुपयुक्त जलवायु वाले सारे अति आर्द्र, अति शीत, अगर हम इसको डिवाइड करें तो सबसे पहली चीज हो गया अति आर्द्र, यानी वह एरिया जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहां पे चेरापूंजी, मेघालय, मानसिंगराम, इन एरिया में वहां जनसंख्या कम रहती है। फिर उसके अलावा अति शुष्क, बहुत सूखा क्षेत्र होगा, वहां पे भी पॉपुलेशन कम रहेगी। और अधिक ऊंचाई पे जो होगा अति उच्च, तो वहां पर भी जनसंख्या कम रहेगी। यानी अगर हम कहें तो इन तीनों क्षेत्रों में जो पॉपुलेशन रहेगी वो जनसंख्या कैसी रहेगी, जनसंख्या कम रहेगी। और जनसंख्या के वितरण में आप जब किसी देश का भौगोलिक मानचित्र देखते हैं, फिजिकल मैप देखते हैं, तो आपको यहाँ के ये फिजिकल फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के साथ ही जैसे ही आप पॉपुलेशन का मैप देखेंगे तो ये फैक्टर जहाँ है वहाँ पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लो मिलेगा, कम मिलेगा। और जहाँ प्रॉपर अनुकूल क्लाइमेट है वहाँ जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। फिर दूसरा जो आधार है वह है धरातल, यानी समतल और उपजाऊ भूमि पर अधिक जनसंख्या रहती है और कम समतल भूमि पर जनसंख्या कम रहती है। तो यानी जनसंख्या अधिकता कहाँ रहेगी, समतल एवं उपजाऊ भूमि एवं उपजाऊ भूमि, समतल और उपजाऊ भूमि पर क्या होगी, जनसंख्या की अधिकता देखने को मिलेगी, वहां पॉपुलेशन लार्ज लेवल पर होगी। और इसके अलावा अगर यही हम कहें कि जहां पहाड़ी क्षेत्र होंगे, इसके अलावा दलदली क्षेत्र होंगे, वहां पे जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। यानी अगर हम कहें समतल नहीं होगी तो कैसा होगा, उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इसके अलावा दलदली क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कम देखने को मिलेगा, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलेगा। फिर है जल प्राप्ति, वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो मानव जीवन का जो जितने भी क्रियाकलाप है उनका आधार क्या है, जल ही है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल प्राप्ति की अगर हम बात करें तो मानवीय क्रियाकलापों का आधार जल है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं मानवीय क्रियाकलापों का आधार जल है। और इसी के परिणाम स्वरूप आप देखिए जितने भी महानगर या नगर बसे हुए हैं वो जल के किनारे हैं, नदियों के किनारे बसे हुए हैं। हरिद्वार नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, हैदराबाद और सिकंदराबाद मूसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। राजस्थान के शहरों की बात करें तो पाली बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है, खारी नदी के किनारे आसीन, फिर इसके अलावा विजयनगर, ये बसे हुए हैं। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें जितने भी बड़े बड़े शहर हैं इनके निकटता कोई ना कोई नदी या जल स्रोत उपलब्ध है, वहीं इनकी पॉपुलेशन अधिक होगी। यानी तो जहां जनसंख्या अगर कहें जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या अधिक कहाँ रहेगी, जहां जल की प्राप्ति रहेगी। प्राचीन काल से में भी ये देखा गया, इसी कारण जितनी भी जो सभ्यताएं विकसित हुई है नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई है। अगर हम कहें प्राचीन काल की बात तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके विकास का आधार क्या था, जल प्राप्ति। फिर इसके अलावा अगर हम विश्व की बात करें तो नील नदी की सभ्यता, इसका भी जो आधार था वो
जनसंख्या का या पॉपुलेशन के रहने का आधार क्या था? जल था। तो प्राचीन समय भी जल प्रधानता थी और वर्तमान समय में भी जल की प्रधानता है। फिर उसके बाद में है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन यानी जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की विपुलता है, अधिकता है, तो वहां पे पॉपुलेशन अधिक रहेगी। तो यहां ये संसाधन उद्योगों को बढ़ाते हैं। संसाधनों से औद्योगिक विकास होता है, औद्योगिक विकास। और ये औद्योगिक विकास क्या करता है? औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास जनता को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जहां संसाधन होंगे वहां पे औद्योगिक विकास होगा, और औद्योगिक विकास के साथ साथ वहां क्या होंगे? कल कारखानों का विकास, यानी कारखानों का विकास, कारखानों का विकास। और परिणाम स्वरूप क्या होगा? उस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण अधिक देखने को मिलेगा। जितने किसी भी क्षेत्र में अगर कोई फैक्ट्री या कुछ लग जाती है तो वहां पे उसके बाद में उत्तम संभावनाएं जैसे ही बढ़ती है तो मनुष्य उसकी तरफ आकर्षित होता है और वहां जनसंख्या स्वतः ही बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है परिवहन की सुविधा। तो यहाँ इसको हम संक्षिप्त में देखें तो जनसंख्या वहां रहना अधिक पसंद करती है जहां ट्रांसपोर्टेशन की पूरी फैसिलिटी हो। यहाँ परिवहन की सुविधा में अगर हम कहें तो स्थल परिवहन पर्याप्त रूप से कहीं मिलता है तो वहां जनसंख्या आसानी से विकसित होगी। और स्थल परिवहन में दोनों आते हैं, सड़क और रेल परिवहन। सड़क और रेल परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, ये दोनों, ये तो स्थल परिवहन में आता है। फिर जल परिवहन और वायु परिवहन, जल और वायु परिवहन। तो वहां उन क्षेत्रों में जैसी सुविधा होगी, परिवहन की अगर पर्याप्त सुविधा है तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमावड़ा अधिक देखने को मिलेगा। जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधन कम है वहां जनसंख्या वितरण कम देखने को मिलता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक, इसके अंतर्गत क्या होता है? मनुष्य के मन में या उसके दिमाग में किसी चीज को लेके किसी क्षेत्र विशेष के प्रति प्रेम हो जाता है। वो क्षेत्र विशेष के प्रेम के पीछे जो कारण होता है, सामाजिक मर्यादा हो सकती है, सामाजिक मान्यता, साथ ही परंपरा। फिर इसके अलावा मनुष्य के मन में जो मनोवैज्ञानिक कारण बन जाता है कि मुझे इस क्षेत्र में रहना, इसके अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक और विभिन्न कारण आते हैं जिसके आधार पर वहां पे जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक और आर्थिक कारक। राजनीतिक और आर्थिक कारक की अगर हम बात करें तो यहाँ इन क्षेत्रों में जहाँ राजनीतिक उथल पुथल, यानी यहाँ हम कहें राजनीतिक उथल पुथल जहां होगी वहां जनसंख्या का जमाव कम रहेगा। साथ ही जहां आर्थिक उन्नति के अवसर होंगे, आर्थिक उन्नति के अवसर होंगे वहां जनसंख्या अधिकता देखने को मिलेगी। जहां आर्थिक उन्नति के अवसर नहीं होंगे, साथ ही जहां बार बार में जो राजनीतिक उथल पुथल मस्ती है, जहां सुरक्षा का अभाव रहता है, तो वहां जनसंख्या कम निवास करती है। सुरक्षा का अभाव, तो वहां पर ये पॉपुलेशन कम रहती है। और इसके अलावा अगर हम देखें बाकी जिन क्षेत्रों में ये सारी सुविधाएं मिलती है वहां जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट अगला बिंदु हम पढ़ते हैं, जनसंख्या का घनत्व की पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या का घनत्व क्या है? जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पर स्क्वायर मीटर जो पॉपुलेशन है वह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य धरातल जनसंख्या, धरातल या किसी एक निश्चित जनसंख्या व धरातल का एक निश्चित अनुपात। जनसंख्या घनत्व क्या है? धरातल एवं जनसंख्या का एक निश्चित अनुपात घनत्व कहलाता है, का एक निश्चित अनुपात। जनसंख्या घनत्व यानी धरातल व जनसंख्या का एक निश्चित अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। यानी एक वर्ग स्क्वायर
एक वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या रहती है, यानी एक स्क्वायर मीटर जो पॉपुलेशन है, दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का पता चले कि वहाँ जनसंख्या अधिक रह रही तो क्यों रह रही है, कम रह रही है तो क्यों रह रही है। तो जनसंख्या का ये जो घनत्व है, एक जिसमें जनसंख्या के जमाव की मात्रा का मापन होता है कि पॉपुलेशन कितनी रह रही है, और घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जनसंख्या घनत्व का से हमें यह पता चलता है, जनसंख्या घनत्व से भूमि और संसाधनों पर दबाव क्या है वो पता चलता है। तो यहां हम घनत्व क्यों ज्ञात करते हैं, तो घनत्व से जनसंख्या क्षेत्र यानी भूमि व जनसंख्या भूमि व संसाधन पर दबाव की जानकारी मिलती है। घनत्व से, यहां हम इसे ऐसे लिखें, जनसंख्या घनत्व से क्षेत्र भूमि व संसाधन पर दबाव की जानकारी प्राप्त होती है, यानी किसी भी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, वहाँ का जो घनत्व है, जैसे ही घनत्व बढ़ेगा तो उस क्षेत्र के संसाधनों और वहाँ की जो भूमि है उस पर दबाव बढ़ेगा। यानी वहाँ एक निश्चित एरिया में महंगाई नहीं बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्थानों से वहाँ पे एक फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। साथ ही इसके बाद में जनसंख्या का जो गणितीय घनत्व निकालने का तरीका है, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, तो गणितीय घनत्व प्रदेश की कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र में जो रहने वाली जनसंख्या है, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, यानी वहां कितनी जनसंख्या है, साथ ही वहां पे कितना वहां का क्षेत्रफल है, इसकी जानकारी हमें जनसंख्या के गणितीय घनत्व से प्राप्त होती है। साथ ही अगर देखें तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की सामान्य वृद्धि और वितरण को भी घनत्व के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी अगर हम कहें किसी भी क्षेत्र की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन को जनसंख्या घनत्व से हम इसको समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व जितना अधिक होगा उतनी ही उस क्षेत्र की पॉपुलेशन लार्ज लेवल पे बढ़ेगी। यानी अगर हम कहें 1971 में 1971 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे थे, तो वहाँ उस समय पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। अगर हम कहें एक क्षेत्र में यानी एक वर्ग किलोमीटर में अगर 10 व्यक्ति रह रहे हैं, तो वहाँ की जनसंख्या 10 सालों में क्या होगी, 10 से डबल 20 हो जाएगी। और एक किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व तो 1000 व्यक्ति है, तो वहाँ 1000 से डबल कितने हो जाएंगे, वहाँ 1000 से पॉपुलेशन 3 या 4000 के करीबन बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में पॉपुलेशन घनत्व ऑलरेडी ज़्यादा है। तो हम घनत्व की जब हमें जानकारी होगी तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या जो बढ़ेगी वो किस तरह से बढ़ेगी। साथ ही घनत्व के आधार पर उस क्षेत्र के संसाधनों पर दबाव की भी जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है, कौन कौन से वर्षों में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार बढ़ा।